नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। केंद्र सरकार की ओर से जारी वन रैंक वन पेंशन यानी OROP योजना की अधिसूचना के विरोध में पूर्व सैनिकों ने मंगलवार को देश भर में विभिन्न जगहों पर अपने युद्ध व अन्य वीरता मेडल वापस किए। मेडल लौटाते हुए पूर्व सैनिकों ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से शनिवार को जारी की गई अधिसूचना को ठुकरा दिया है। रक्षा दिग्गजों ने कहा कि वह मोदी सरकार के आश्वासनों से पीछे हटने के विरोध में इस साल काली दिवाली मनाएंगे। साथ ही पूर्व सैनिकों ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की इस बात के लिए भी निंदा की कि उनकी सारी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। पूर्व सैनिकों का कहना है कि हमारी केवल एक मांग है जो OROP की है। सरकार ने इसमें अन्य प्रावधान जोड़कर मुद्दे को जटिल कर दिया है। हम परिभाषा के अनुसार OROP चाहते हैं। किसी जूनियर को उसके सीनियर से अधिक पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी ओर रक्षा मंत्री ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी मांग करने का अधिकार है, लेकिन सभी की सारी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों की अधिकतर मांगों को पूरा कर लिया गया है और सरकार एक न्यायिक आयोग का गठन भी करने वाली है। वह पूर्व सैनिकों की सभी समस्याओं पर विचार करेगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने शनिवार को 24 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनकी 6 लाख विधवाओं के लिए OROP योजना की अधिसूचना जारी की थी, जिसे पूर्व सैनिकों ने खारिज कर दिया है। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का। इस चर्चा में मेरे साथ हैं पूर्व उप थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, कमोडोर C उदय भास्कर, बीजेपी प्रवक्ता अमन सिन्हा और वरिष्ठ पत्रकार राहुल बेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे लेफ्टिनेंट कामेश्वर पांडे भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं जनरल कादियान साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा कि ये लग रहा था सितंबर में कि साहब ये समस्या हल हो गई है, मुद्दा खत्म हो गया है, पूर्व सैनिकों की जो लंबे अरसे से मांग थी वो मान ली गई है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी बड़ी तादाद में पूर्व सैनिक आंदोलन कर रहे हैं। आज भी उन्होंने अपने मेडल वापस किए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है आपकी नजर में? देखिए, पहले तो मैं एक पॉजिटिव नोट पर शुरू करना चाहता हूं जी कि बहुत लंबे अरसे से जो पेंडिंग मुद्दा था वन रैंक वन पेंशन का, उसको सरकार ने जैसा वायदा किया था दिवाली से पहले उसकी नोटिफिकेशन जारी करी है। इससे हमारी विधवाओं को, हमारे जवानों को बहुत फायदा होगा और काफी लोगों में खुशी होगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं, दो तो बड़े अहम मुद्दे हैं, उनको ना करने से वन रैंक वन पेंशन कहा ही नहीं जा सकता जी। एक शक का मुद्दा है। ये 3 बातें हैं जो 2 अहम मुद्दे हैं। वो एक तो ये है कि कोई शहरी कमेटी था आधार हमारी सारी डिमांड का जी। कोई शहरी कमेटी ने बोला है जब भी नई पेंशनें बढ़ती हैं तो पुरानी पेंशनें ऑटोमेटिकली बढ़ जानी चाहिए। नई पेंशनें तब्दील होती हैं साल में एक बार जी, तो जाहिर है कि पुरानी पेंशन भी साल में एक बार इक्वलाइज की जाए, लेकिन सरकार उसको 5 साल में कर रही है। तो उससे फिर 5 साल तक वो वन रैंक को कई अलग अलग पेंशन मिलेगी, तो वन रैंक वन पेंशन नहीं होगा। ये है बड़ा अहम मुद्दा जी। दूसरा जो अहम मुद्दा है कि सरकार ने बोला है कि जो बेंचमार्क को फिक्स करेंगे कि पुरानी पेंशनों को किसके बराबर करें, वो एवरेज पर या मीन पर करना चाहते हैं, वो सही नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर वो मीन पर करेंगे तो मीन के नीचे वाले तो मीन तक आ जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले वहीं रहेंगे, फिर एक रैंक में कई पेंशन हो जाएंगी जी। तो ये तीसरा जो शक है वो है VRS के बारे में। VRS की कैटेगरी सरकार ने नहीं बनाई है। जो लोग टैक्स पेयर के मनी पर एक्सपर्टीज हासिल करके अगर ग्रीनर पास्चर जी के लिए छोड़ना चाहते हैं, वो सही है कि उनको वन रैंक वन पेंशन का फायदा ना मिले। लेकिन जो या तो सुपरसीड होने वाले हैं या मेडिकल वजह से पीछे रह गए हैं क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत टाइट है, ठीक है, उनको इसका फायदा मिलना चाहिए। लेफ्टिनेंट कामेश्वर पांडे साहब, आप अभी सीधे जंतर मंतर से आ रहे हैं और कई महीनों से आप वहां आंदोलन कर रहे हैं। अभी जनरल कादियान ने जैसा कहा उससे आप कितना सहमत हैं और क्या इसके अलावा भी और मुद्दे हैं जिन पे आपकी सरकार से नाराजगी है? देखिए, जनरल साहब ने जो कहा है बिल्कुल 100% सही है जी। और हम लोग उससे सहमत हैं। अगर ये जो मेन मुद्दा है वही सॉल्व नहीं हुआ तो बाकी मुद्दे इधर उधर के करने से नहीं होगा। दूसरी बात आपने बोला है कि हम लोग मांग रहे हैं, हम कुछ भी मांग नहीं रहे हैं, ये हमारा हक है। और पिछली सरकार जो गई है उसने हमें वन रैंक वन पेंशन दे दिया और जो आई है वो सरकार उसका
वादा करके आई है और इसके बाद फिर नेगोशिएशन। और सबसे दुख की बात है कि रक्षा मंत्री जी बार बार जो है अपना गोल पोस्ट बदलते हैं। उनके सामने जो हमारी मीटिंग हुई थी, कई बार मीटिंग हो चुकी है, जो चार्ट उन्होंने दिखाया था, जो हमसे वादे किए थे, जो उन्होंने ये बोला था कि हम अनाउंस करने से पहले आपको वो चार्ट दिखा देंगे, वो चार्ट अभी तक हमें दिखाया नहीं गया है। और ये 5 सितंबर को ही अनाउंस हुआ था और 5 सितंबर को ही हम लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। इसमें 7 विसंगतियां हैं और वो 7 विसंगतियां प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री को और जितने भी हमारे चीफ है सबको लिखकर बार बार भेजा जा रहा है और वो उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। आप क्या चाहते हैं कि क्या रक्षा मंत्री या सरकार आपसे दोबारा इस पे बात करे? दोबारा बात करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो भी बातें हैं वो साफ रक्षा मंत्री से क्लियर हो चुकी हैं। वित्त मंत्री जी ने वहां से लटकाना शुरू किया और इसके बाद ये लटकता गया, लटकते लटकते इतना टाइम हो गया। और अब जो है ये जब तक 7 विसंगतियां दूर नहीं होंगी ये आर पार की लड़ाई चलती रहेगी। ठीक है, उदय भास्कर साहब, आप इस पूरे आंदोलन को, इस मुद्दे को किस रूप में देखते हैं? साहब, काफी दुख के साथ, क्योंकि जब से इसकी शुरुआत हुई है, जिस प्रकार से ये जो 1 रैंक 1 पेंशन का, जैसे पांडे साहब भी कह रहे हैं कि फौज के अंदर खास जितने भी लोग रिटायर हो चुके हैं, इसको मांगे की तरह नहीं देखना चाहिए। यानी कि जो फौजी, जो आदमी अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, झंडा के लिए पूरा अपना कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, इस स्थिति पे पहुंचना कि जो आपका लेजिटिमेट हक, इन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, ये आपका एक एक्सपेक्टेशन है आपके मुल्क या आपके हुकूमत से जी, कि आपको इस प्रकार का जो वेलफेयर या देखभाल होगा, खास पेंशन के मुद्दे में, वो मैं इसलिए दुखी हूं कि वो इसकी जो रूपरेखा इतना बदल के वो बिल्कुल स्ट्रीट के ऊपर आ गया है। इसी साल हमने आजादी के दिन पे देखा वो जो लाठी चार्ज हुआ था जी। तो ये जो पूरा माहौल है, ये इसमें किसी के लिए शोभा नहीं है। और एक भूतपूर्व फौजी होते हुए मैं भी बहुत चिंताजनक भी हूं और बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि ये जो स्थिति है यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए था। और इस वक्त जिस प्रकार से सरकार ने इसको औपचारिक रूप से घोषित किया है, मैं एक विश्लेषक के दृष्टिकोण से कहूंगा कि साहब ये 1 रैंक 1 पेंशन जो कि यूपीए सरकार, एंटनी साहब ने बार बार कहा कि साहब हमने इसको अप्रूव कर दिया था, और इसकी जो इंप्लीमेंटेशन में इतना अंतर हो गया है कि इस वक्त संक्षेप में मैं ये कहूंगा कि ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, 1 रैंक अनेक पेंशन है। ठीक, राहुल बेदी साहब, आपने अभी सुना हमारे पैनल के कई लोगों को, आप क्या किस रूप में देखते हैं कि क्या वाकई सरकार इस मामले को लटकाना चाहती है, हल नहीं करना चाहती? क्योंकि इतना बड़ा लंबा आंदोलन चला, उसके बाद में ऐसा लगा कि सहमति बन गई है, लेकिन लगता यह है कि मुद्दा वहीं अटका हुआ है। मुद्दा वहीं अटका हुआ है और एक बात होती है चाहत और एक बात होती है रियलिटी। मैं तो रियलिटी की तरफ से अगर देख रहा हूं तो पारिकर साहब ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज एज गुड एज इट गेट्स। इससे आगे ना ही उन्होंने कुछ नेगोशिएशन करनी है और ना ही उन्होंने मेरा ख्याल इनकी जो 7 डिमांड्स हैं या 5 डिमांड जो मीट नहीं की उसको फिर रिकंसिडर करना है। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि जब ये पेंशन इन्हांसमेंट होगी, जब ये टेबल्स आएंगे और लोगों के अकाउंट्स में, जवानों के अकाउंट्स में, अफसरों के अकाउंट्स में जब पैसे जाएंगे, तो क्या ये एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको रिजेक्ट करके अपना आंदोलन चलाएंगे कि उसको एक्सेप्ट करके अपना आंदोलन चलाएंगे? क्योंकि ये दोनों तरफ तो हो नहीं सकता कि वो एक्सेप्ट भी कर लें जो इनको इन्हांस्ड पे मिलेगी और साथ साथ में अपने मेडल भी वापस करें और ये अपना आंदोलन भी चलाएं। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि जो स्पीड और जो मोमेंटम और जो एटमॉस्फेयर सितंबर तक बन गया था बिहार इलेक्शन से पहले, मेरा ख्याल है वो फिर बात उस दौरान पे नहीं आएगी। और ये जो प्रेशर लगाया है इन्होंने एक्स सर्विसमैन ने, वो फिर बनने की उसकी एटमॉस्फेयर नहीं आएगा और मेरे को नहीं लगता कि ये रीनेगोशिएट या रिकंसिडर होगा। मैं इसके मेरिट्स में नहीं जा रहा मगर रियलिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप रहे राहुल बेदी साहब, मैं आता हूं आपके पास में। अमन सिन्हा साहब, आप सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपकी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लटकाया, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। वो सॉल्व करने का, उसको मुद्दे को हल करने का आपने प्रयास भी किया, कोशिश भी की, लेकिन बावजूद इसके
बात वहीं रुकी हुई है। आज भी पूर्व सैनिक अपने मेडल वापस कर रहे हैं और संतुष्ट नहीं है। तो आखिर आपकी पार्टी इस मुद्दे को कब तक हल करेगी? कुर्बान अली साहब, बात तो पिछले 50 साल से रुकी हुई थी। हमारी सरकार ने इसको हल कर दिया है। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ इको इन माई ईपी, अगर उसको करेक्ट कर दिया जाए तो जी। और देखिए, आपकी बात सही है। पिछले 50 सालों से हमारे कुछ पैनलिस्ट भी कह रहे थे ये मुद्दा अटका हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको जितना भी अपनी तरफ से गति देके हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते थे उसको कर दिया है, उसको नोटिफाई भी कर दिया है। और सारी की सारी मांगे जो हैं प्रीडोमिनेंटली, वो सारी की सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली गई हैं। इसके बाद भी अगर किसी को कोई शक शुबा संशय है तो उसी में एक मैकेनिज्म है, एक और कमेटी का। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल जी, आप बोलें। उसी में एक मैकेनिज्म है ग्रीवेंस कमेटी का, और ये सारे मुद्दे जो हैं हमारे मित्र जाके उनके सामने रख सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, वी हैव हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर आवर डिफेंस पर्सोनल्स, और इसीलिए ये मुद्दा जो है इसको प्रायोरिटी पे लेके रिजॉल्व किया गया। और मुझे लगता है कि हमारे मित्रों को भी समझना चाहिए इस बात को। और ये तो उनके सम्मान की लड़ाई थी, कोई यहाँ पे 10, 20, 50, 100, 200 रुपए की ऐसी कोई लड़ाई तो हो नहीं रही थी। जब सरकार ने इस चीज को मान लिया, उसके बाद नोटिफाई भी कर दिया। ऐसी बात हो रही थी कि क्यों नहीं नोटिफाई हो रहा है जब चुनाव की घोषणा हो गई थी, अब नोटिफाई भी कर दिया। मुझे लगता है हमारे मित्र जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है या देश के सम्मान के लिए रहे, तो उनके सम्मान की बात थी। सरकार ने सब एक्सेप्ट कर लिया है। अगर कहीं कोई छोटी मोटी त्रुटि भी रह जा रही है तो उसके लिए स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म बना हुआ है, वहां पे ये लोग अपने ग्रीवेंस को लेके जा सकते हैं। अमन साहब, आप रहे हमारे साथ। और भी कई फोरम्स हैं। अगर किसी को लगता है कि कहीं अतिशोक्ति या अन्याय हुआ है तो विभिन्न फोरम है, वो अगर उनको लगता है कि यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है तो वो जाके अदालत में अपनी बात रख सकते हैं। पर इस तरह से उसको मुझे लगता है प्रोलॉन्ग करना, मुझे नहीं लगता है ये उचित होगा। 50 साल से जो बात रुकी हुई थी वो इस सरकार ने रिजॉल्व किया है। इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे मैं नहीं जा रहा हूँ। जी, आप रहे हमारे साथ, आप सुन ले जरा। कई मित्र जो हैं, जो अमन सिन्हा साहब कह रहे थे, उन्होंने गवर्नमेंट का पक्ष रखा। जी, क्या आपको उनसे अभी भी कोई शिकायत से संतुष्ट नहीं है आप? देखिए, इन्होंने पहली बात की है कि कांग्रेस सरकार ने भी 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर कई बार पैरिटी दी है। ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं, एक पैरिटी है जो कि 1 टाइम इंक्रीज है। 1 रैंक 1 की जो परिभाषा पार्लियामेंट से अप्रूव्ड हो चुकी है, दो पार्लियामेंट से अप्रूव्ड हो चुकी है। और इसके बाद आप अप्रूवल के बाद फिर आप नेगोशिएट कर रहे हैं। बात किस बात? कमेटी की बात कर रहे हैं। इसके पहले कितनी कमेटियां बन चुकी हैं, कमेटी पर कमेटी, तारीख पर इस सरकार ने कितनी तारीख दी। डिफेंस मिनिस्टर ने बड़े वादे के साथ उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से बोला कि मैं ये करूंगा, और उसके हिसाब से उन्होंने काम कर दिया। इसके बाद भी देखा जाता, देखिए, फौजी जो हैं वो किसी सरकार के नहीं है, ये किसी पार्टी के नहीं है, पूरे देश के सैनिक हैं। हमें पॉलिटिशियन से कुछ नहीं लेना देना, पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अब जो है गुजारिश कुछ भी नहीं है और कोई नेगोशिएशन नहीं है। अगर कमेटी आप बैठाएंगे, वो कमेटी 6 महीने के बाद में कमेटी बैठा करके इन्होंने एक और चालाकी चली है, ताकि अब जो अगर हम कोर्ट में भी जाना चाहिए, बोले कोर्ट में, फौजी को अगर कोर्ट में जाना पड़े, फौजी को अगर सड़क पर आकर बैठना पड़ता है, मेडल वापस करना पड़ता है, तो आपने फौजियों को कौन सी इज्जत दी? तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था। अभी तो हमारे मित्र जो है कह रहे हैं पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, और कांग्रेस की हिमायत किए जा रहे हैं, कांग्रेस को डिफेंड किए जा रहे हैं। नहीं, ये कोई बात कामेश्वर पांडे साहब ने नहीं कहा। अमन जी, ये कामेश्वर पांडे साहब ने कांग्रेस की हिमायत नहीं की। ये डिफेंड कर रहे हैं। 2-3 बार ये कह चुके हैं बिल्कुल कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया, प्रायोरिटी दिया, ये किया, तो मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं, आप जवाब बाद में दे लेना। अभी मैं बोल रहा हूं, इन्हीं के कांग्रेस के जो पल्लम राजू थे, उन्होंने ये बोला था कि 1 रैंक 1 पेंशन तो संभव ही नहीं है। तो हम न तो कांग्रेस के गए थे वहां पर, हमने किसी पॉलिटिशियन को अपने मंच पर नहीं आने दिया। तो हम पॉलिटिशियन नहीं है, हम फौजी हैं। हमने शांतिपूर्ण, अगर यही गुजरात के अंदर जो हुआ है उस तरह काम करते, तोड़फोड़ करते, कोई उल्टा सीधा काम करते,
सब बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं बातचीत से हर मुद्दे को हल किया जा सकता है। लिए वो इतने दिन से सरकार का कोई भी आदमी अब उनकी बात करने के लिए हमारे पास नहीं आया। जी अमन जी, अब बोलिए, अब आप क्या कहना चाह रहे थे? जी मैं कुछ कहूं कुर्बान अली? जी कहें, आपको सुन रहे हैं हम। जी नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जब बहुत मुझे कई बार बड़ा दुख भी होता है, 50 साल से ये इशू कोई नहीं रिजॉल्व कर पाया। ये एनडीए की सरकार आई, इसने रिजॉल्व किया, नोटिफाई किया, जितने भी मंत्रालय कंसर्न मंत्रालय उन्होंने इसमें एक कंसर्टेड तरीके से काम करके और इस चीज को इंप्लीमेंट करने का काम किया। उसके बाद भी अगर कोई कमी त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म है, लीगल मैकेनिज्म है। और आप हमारे मित्र कह रहे हैं कि स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म होना गलत है। ये क्या चाहते हैं, कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कोई मैकेनिज्म ना रहे? और जो ये बात कर रहे थे, कांग्रेस की हिमायत कर रहे थे, मैं नहीं जानता कि ये क्या इनकी मंशा थी। जो भी रही होगी, अच्छी मंशा रही होगी, पर मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि इस इशू का जेनेसिस जो था, जहां से पैदा हुआ, ये तब पैदा हुआ जब 1972 में कांग्रेस पार्टी ने फौजियों की पेंशन जो हैं वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दी, और तब से मुद्दा लंबित था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको रिजॉल्व किया है। जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी उसने बस घोषणा मात्र की थी चुनाव के समय में, और इसके लिए एलोकेशन जो है मीगर 1000 करोड़ रखा था। क्या 1000 करोड़ से आपका इशू रिजॉल्व होता? तो इस तरह की बातें करना जो है बहुत ही, मुझे लगता है कोई इसका औचित्य नहीं होगा। ठीक है, मुझे लगता है एक पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना चाहिए। हमारे फौजी जिन्होंने इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस दिए देश के लिए, इतने छोटे छोटे मुद्दों पे अगर प्रोटेस्ट करने के डेमोक्रेटिक तरीके हैं, आप इंगेज करिए, आप आके जो है उस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखिए, लीगल रूप से रखिए, ठीक, और उसको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आपके पास जुडिशियल फोरम जाना है, वहां जा सकते हैं। पर ये कहना कि साहब ये अन्याय हो गया जब 50 साल के बाद ये इशू इंप्लीमेंट कर रही है इस सरकार, तो ये मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और मुझे लगता है हमारे फौजी इस बात को जरूर समझेंगे। राजकादियान साहब, देखिए, एक तो ये डिस्कशन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है जी। अगर अमन सिन्हा साहब मानते हैं कि 50 साल से मुद्दा पेंडिंग था, 6 साल वो भी पार्टी में रहे थे, पावर में थे, और उस वक्त भी मदन लाल खुराना कमेटी ने बड़ी स्ट्रांग रिकमेंडेशन इसके हक में दी थी, इन्होंने नहीं मानी थी। तो हमारे लिए सब पार्टियां बराबर रही हैं, किसी ने हमारा हक अभी तक नहीं दिया है जी। दूसरी बात, कमेटी अच्छी बात है, इम्प्लीमेंट तो किया है जाएंगे, लेकिन कमेटी में सिर्फ शक वाली बातें जानी चाहिए। इसीलिए मैंने सिर्फ 2 ही बातें बोली जो मूल बातें हैं। अगर आप मूल बात ही कमेटी को देते हो तो फिर तो नॉन स्टार्टर है वो जी। देखिए, जो रक्षा मंत्री ने 5 सितंबर को कहा था कि 8 से 10,000 रुपए का खर्चा, करोड़ का खर्चा इस पर होगा, तो 2 मूल मैंने बातें बोती, दोनों उस 10,000 में हो सकती हैं। लेकिन होता क्या है, बड़ा पेचीदा मामला है। फौज में 16 तो रैंक हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं, कैटेगरीज हैं, ग्रुप ए एक सिविलियन को समझ नहीं आता है, मंत्री जियों के पास समय होता नहीं, वो ब्यूरोक्रेसी को दे देते हैं। ब्यूरोक्रेट वो पैसा बचाना चाहते हैं, ये तो 5,300 खर्च करना चाहते हैं जी, भी तो मूल मुद्दे नहीं मान रहे जी। तो अगर आप 8 से 10,000 में नहीं मान रहे तो फिर कोई इसका फायदा नहीं। और कमेटी क्या करेगी, वो तो रिकमेंड ही करेगी, फिर वापस मुद्दा सरकार में आएगा। जब हम शुरू से कह रहे हैं कि मेन मुद्दे जो है ये इसको कमेटी हल नहीं कर सकती, ये तो सरकार को करना चाहिए। बाकी और 4-5 बातें हैं जो पांडे साहब ने बोला कि कुछ और मुद्दे हैं, वो कमेटी के साथ बैठ के हो सकते हैं, लेकिन ये मूल मुद्दे नहीं हो सकते हैं। कॉमरेड उदय भास्कर साहब, आपको क्या लगता है कि इस मसले का एक सम्मानजनक हल क्या हो सकता है? सबसे पहले मैं कहूंगा कि इस बात को शायद हमें स्वीकार करना चाहिए कि जिस प्रकार से अभी सरकार ने जो घोषित किया है, उससे जो रिटायर्ड कम्युनिटी है, जो वेटरन्स है, वो संतुष्ट नहीं है। ये हकीकत है। तो आगे का जो रास्ता है, मैं सिन्हा साहब ने जो कहा है उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि हमें इसे एक पॉजिटिव तरीके से हल करने के लिए इस वक्त मैं समझता हूं कि जो प्रोटेस्ट है, राहुल साहब ने कहा कि ये आंदोलन जो है वो आगे बढ़ेगा या बंद होगा। सबसे पहले मैं कहूंगा कि इसको हमें आंदोलन के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये किसी प्रकार का ट्रेड यूनियनिज्म नहीं है। और आगे के लिए जो भी सरकार ने घोषित किया है, शायद हमको कानूनी जो विकल्प है सुप्रीम कोर्ट के पास, इसको रेफर करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो कर सकता है, उन्होंने अपनी जो पोजीशन है, उन्होंने आज के जो नोटिफिकेशन है या मंगल के जो नोटिफिकेशन में उन्होंने बता दिया है।
उसको बारीकी तरीके से पांडे साहब जैसे लोगों ने काफी इसका समीक्षा किया है। तो आगे पिछली बार भी मैंने आप ही के चैनल पे कहा था कि कई सारे ऐसे लोग हैं जैसे वॉर विडोज हैं, जैसे फैमिलीज हैं जिनकी स्थिति काफी नाजुक है, कई सारे वेटरन्स हैं जो कि उम्र बढ़ गया है, उनको काफी समर्थन चाहिए, इस वक्त पैसों की जरूरत है। तो जिस प्रकार से, और मैं मानता हूं कि पारीकर साहब ने जो उस वक्त घोषणा किया था औपचारिक रूप से कि वन टाइम पेमेंट होगा विडोज के लिए, फैमिलीज के लिए, इसको स्वागत करना चाहिए।